Hello everyone, I am Sajjan Bharadwaj and today I am going to take the topic force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. Students, you can see this topic looks to be little bit different than the previous topic of this chapter. Chapter is still continuing. Magnetic effects of electric current. Magnetic effect. Here is a magnetic field. So in this present video, we are going to discuss entirely a different type of topic in which we shall consider the force. किसको कंसिडर करेंगे हम? फोर्स को कंसिडर करेंगे. अभी तक जितने भी वीडियोस हमने पढ़े हैं वहां पर फोर्स की कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया गया. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज देयर, इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन आज हमारे पास क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर इज देयर, बट दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स सम अनदर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर खुद का फील्ड होता है मैग्नेटिक, और एक मैग्नेटिक फील्ड अलग से भी आज हमने अप्लाई करना है. और उस केस में हम देखेंगे कि दोनों फोर्सेस यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से अप्लाई किया गया एक्सटर्नल, हाउ डू दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ किस तरह से अफेक्ट करते हैं. बेटा आप सभी को पता होना चाहिए कि एक साइंटिस्ट हुए हैं मिस्टर एंड्रे मैरी एम्पियर. शॉर्ट में अगर लिखो तो मिस्टर एम्पियर, जिनके बारे में हमने पढ़ा था पिछले 12 चैप्टर में, जहां पर बात आई थी करंट की एसआई यूनिट के बारे में. ही सर्वाइव्ड फ्रॉम 1775 टू 1836. 1775 टू 1836. It was the time of Mr. Andre Mary Ampere, and you know very well he was a very intelligent person. एंड जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो दूसरों से थोड़ा सा हट के सोचते हैं. तो मिस्टर एंड्रे मैरी एम्पियर उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है. हमने इस तरह से पढ़ा है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके सराउंडिंग में हमने मैग्नेटिक फील्ड को फील किया. अगर ये लूप आया तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसने क्रिएट किया. ये कॉइल आया, सोलेनॉइड आया, एवरी टाइम देयर वाज ए मैग्नेटिक फील्ड. तो मिस्टर एम्पियर ने सजेस्ट किया कि अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के पास में आप कोई मैग्नेट लेकर के आते हैं, उस मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो फिर दोनों मैग्नेटिक जो फील्ड होंगे दे विल सर्टेनली अप्लाई ए फोर्स. वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. और मिस्टर एम्पियर का ये मानना था ये जो फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे दैट फोर्स विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट. वो फोर्स कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, ऐसा उनका मानना था. इस फैक्ट को वी शैल ट्राई टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. अगर आप बच्चे एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में एक्टिविटी लिखी गई है 13.7 और उसके साथ में एक फिगर बनी है 13.12. आप इस चीज को अपनी बुक से चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. बट फिर भी आपको लगे फिगर कंसल्ट करना है तो यू कैन सी इट फ्रॉम देयर. Now what is there? यहां पर क्या है? In this particular activity, a U-shape और horseshoe magnet दोनों कह सकते हैं. U-shape भी कह सकते हैं, horseshoe भी कह सकते हैं. उसकी जो लुक है that will be somewhat like this. जैसे मेरी फिंगर U की शेप बना रही है, उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी. तो इस एक्टिविटी में हम एक U-shape मैग्नेट लेते हैं. So this is the U-shape magnet. If it is a U-shaped magnet and the north pole is downward and south pole is upward, that means the direction of magnetic field will be like this. It will be like this. Magnetic field की डायरेक्शन ये बनेगी, north to south.
आप बच्चों को बताया था आउटसाइड ऑफ ए मैग्नेट ऐसा होता है। नाउ व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू टेक अनदर मटेरियल नेम एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आपकी एक्टिविटी में लिखा गया है कि एल्यूमिनियम की एक रॉड लेंगे और वो रॉड अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल्यूमिनियम रॉड। उस एल्यूमिनियम रॉड को कहां पर रखना है, इस मैग्नेट के बीच में रखना है। अब पेपर पर हम 90 डिग्री का एंगल इसमें नहीं बना पाएंगे, सो इट विल लुक लिटिल टिल्ट, थोड़ी सी टिल्ट दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में हमने क्या करना है, अगर ये मैग्नेट है हमारे पास और ये आपकी एल्यूमिनियम रॉड है, वी हैव टू पुट इट लाइक दिस, इसके बीच में, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस रॉड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो बुक में जब हम देखते हैं तो बुक में हमें ये थोड़ा सा टिल्ट दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन ये इसके अंदर रखना है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस इज द एल्यूमिनियम रॉड। इस एल्यूमिनियम रॉड को अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने बुक में, तो यहां से एक वायर के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है लाइक दिस। दूसरा जो एंड है, दूसरे एंड को भी एक वायर से कनेक्ट करके इस तरह से हम ले आए हैं नीचे की ओर। अब दोनों केस में हम क्या देखेंगे, यहां पर एक स्टैंड भी अप्लाई किया गया है, एक स्टैंड और है यहां पर, उस स्टैंड की हेल्प से दोनों वायर को यहां से होल्ड करने की ट्राई की गई है। इट इज ए स्टैंड, सम अनदर स्टैंड दैट इज जस्ट फॉर द स्पोर्ट। उस स्टैंड का कोई रोल नहीं है, वो केवल स्पोर्ट के लिए कि ये जो आपके पास एल्यूमिनियम स्ट्रिप है, ये किसी चीज पर तो आपको हैंग करनी पड़ेगी ना, इसलिए रॉड ये जो स्टैंड लगाया गया है, अदरवाइज स्टैंड का कोई रोल नहीं है। एल्यूमिनियम रॉड हमने इसलिए लिया है कि स्टैंड हमारा आमतौर पर आयरन का होता है और साथ में यहां पर मैग्नेट है, इसलिए अगर आयरन ले लिया जाए तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसलिए एल्यूमिनियम इज ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, सो इट इज टेकन। नाउ आप अगर बुक देखेंगे तो बुक में यहां पर ए लिखा गया है, ये बी लिखा हुआ है, एंड वी शैल ट्राई टू पास द करंट। अब जब आप करंट पास करेंगे, देखिए ये आपका वायर है, ये आपका वायर है, यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट बन रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल वो आपने इधर दिखाना है, नेगेटिव टर्मिनल, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। नाउ इट इज अ बैटरी एंड हियर इज ए की, यहां पर एक की है। नाउ की इज ओपन इनिशियली, शुरू में की ओपन है, खुली है, बंद नहीं किया गया इसको। जैसे हम की को इंसर्ट करेंगे, इफ यू डू इट प्रैक्टिकली, अगर आप साइंस लैब में कर पाए, जैसे हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते ही व्हाट विल हैपन, करंट विल पास फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की ओर करंट आएगा। अब जैसे बेटा करंट आएगा तो ये आपका एल्यूमिनियम रॉड इज नाउ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इट विल हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है आपकी परमानेंट मैग्नेट का, एक मैग्नेटिक फील्ड आपने बना दिया रॉड की हेल्प से, इसका मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। दो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब दो मैग्नेट हो गए एक तरह से, और दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आएंगी तो आप सब जानते हैं, इफ द लाइक पोल कम क्लोज टू ईच अदर दे विल रिपेल, और अगर अनलाइक पोल आते हैं दे विल अट्रैक्ट। शॉर्ट में कहें तो जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे के पास आएंगी, दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। क्या करेंगे बेटा, दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। यहां पर दो मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट इज ए सिंगल, दिस इज द मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन जो करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट इज आल्सो बिहेविंग ए मैग्नेट, लाइक ए मैग्नेट, राइट। अब जैसे आप इसमें की को इंसर्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, एंड वी शैल सी आवर दिस हैंगिंग रॉड, जो रॉड पहले हमारे मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच में ये रॉड हमने हैंग कर रखी है इस तरह से। जैसे करंट पास करेंगे, की को इंसर्ट किया, इमीडिएटली वी शैल सी ए डिफ्लेक्शन इन दिस रॉड, इस रॉड के अंदर एक डिफ्लेक्शन आएगा। तो वो जो डिफ्लेक्शन हमारे पास आ रहा है, उस डिफ्लेक्शन को हम इस तरह से नोटिस करेंगे कि दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ये रॉड किधर चली जाती है, लेफ्ट साइड चली जाती है। नाउ वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए, थिंक ए लिटिल, हाउ कैन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट।
और डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते क्या होगा बताइए। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट वी शैल चेंज द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देंगे। जो आपका पॉजिटिव अब इधर राइट साइड में है, पॉजिटिव को अगर आप लेफ्ट साइड में टर्न कर दें, इधर कर दें पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर आप इस साइड में क्रिएट कर दें। सो जो करंट आपका पिछली बार इस तरह से चला था लाइक दिस, नाउ दिस करंट विल चेंज द डायरेक्शन लाइक दिस, इट विल कम फ्रॉम हियर, और जो B to A आया था B to A की बजाय अब की बार करंट क्या हो जाएगा A to B। और जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी ऐसा हमने स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा था, एज वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब पोलैरिटी विल चेंज, और पोलैरिटी चेंज होने का मतलब ये होगा कि अगर पिछली बार अट्रैक्शन हुआ था तब की बार रिपल्शन होगा, और अगर उस अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से अगर पिछली बार लेफ्ट साइड में आपकी रॉड गई थी तो अब की बार किधर आएगी, किधर आएगी बताइए, राइट साइड में। एग्जैक्टली इट हैपेंस, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जैसे हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही जो आपका ये रॉड था जो लेफ्ट साइड में मूव किया था अब की बार ये किधर जाएगा, राइट साइड में। दैट मीन्स इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। अभी सारी स्टोरी में क्या रिजल्ट निकलता है कि बेचारी रॉड अकेली लटक रही थी, कभी वो लेफ्ट में जा रही कभी राइट में जा रही है। हम केवल करंट को अप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी अप्लाइड है, तो फिर वो दाएं बाएं क्यों हिल रही है, मतलब उसकी पोजीशन क्यों चेंज हो रही है बताइए। क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और आज का टॉपिक भी तो यही है ना, आज का टॉपिक यही तो है, फोर्स। किसके ऊपर फोर्स? ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। यहां पूरी पिक्चर में करंट कैरिंग कंडक्टर कौन है बताओ बेटा, विच इज द करंट कैरिंग कंडक्टर? This rod is a aluminum rod is a current carrying conductor. It is experiencing a force. इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कब लगेगा? जब आप यहां मैग्नेट भी अप्लाई करेंगे। अगर आपने मैग्नेट अप्लाई नहीं की तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, अदरवाइज तो करंट से हमारी सारी चीजें हिलती हुई दिखती। कभी देखा आपने घर में कि एक वायर है उसमें हमने करंट पास किया, स्विच ऑन किया और पता लगा उसमें टर्बुलेंसेस आ गए? ऐसा नहीं होता है। कब हुआ ये? जब इस कंडक्टर को हमने कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर फोर्स लगा, और फोर्स से एक बार ये लेफ्ट में जा रहा है एक बार ये राइट में जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन डिफाइन हो रही है, और इस डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक लॉ आता है। पहली चीज तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि फोर्स की डायरेक्शन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। किस किस पर डिपेंड करती है? नंबर 1 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब के बारे में करंट की डायरेक्शन चेंज की, आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं। जो नॉर्थ पोल नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंड अगेन वी शैल सी द डिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है यानी ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स इन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास इस पिक्चर में तीन चीजें आ गई है। एक चीज आ गई है फोर्स, एक आ गया है मैग्नेटिक फील्ड, और एक क्या आ गया है, करंट। तीनों में ही डायरेक्शन का यहां पर कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, और वो जो सिंपल सा रूल है उस रूल को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग इज द नेम ऑफ ए पर्सन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये ग्रेट पर्सन है, ग्रेट साइंटिस्ट है। इन्होंने दो रूल दिए, वन इज नोन एज द लेफ्ट हैंड रूल, सेकंड इज नोन एज द राइट हैंड रूल। अभी प्रेजेंटली हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। इट इज माई लेफ्ट हैंड।
आई एम टेकिंग द फर्स्ट थ्री, 2 fingers एंड थंब। फ्लेमिंग ने ये सजेस्ट किया हमें फ्लेमिंग ने कहा कि अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो फोर्स लगने वाला है उसके ऊपर, उस फोर्स को स्टडी करने के लिए हम एक बहुत सिंपल सा आइडिया ले सकते हैं। वी कैन हैव द फर्स्ट 2 fingers एंड थंब ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ये फोर्स उतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो बाद में बताता हूं। ठीक है, अब कैसे समझें? आई हैव दीज 3 पेन्स। अब ये 3 पेन है, इन दोनों पेन को अगर मैं इस तरह रखता हूं तो दे सीम्स टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिखाई दे रहा होगा आपको परपेंडिकुलर। नाउ आई कैन टेक दिस थर्ड पेन, और इस थर्ड पेन को अगर इन दोनों के ज्वाइंट पर यहां रख दिया जाए, इट इज द थर्ड डायमेंशन। 3D पढ़ा होगा बच्चों ने। अब अगर इसको देखेंगे तो इन 2 को देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, इन 2 को देखेंगे तो परपेंडिकुलर है, नहीं देखेंगे तो परपेंडिकुलर है। इस तरह से परपेंडिकुलर अगर बनते हैं, देन दोज परपेंडिकुलर्स आर कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो मिस्टर फ्लेमिंग कहते हैं कि लेट वी स्ट्रेच द थंब, फर्स्ट फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर बोली जाएगी, इसको 4 फिंगर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। इट इज द मिडल फिंगर और सेंट्रल फिंगर, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। In such a way that they are mutually perpendicular to each other. तो फ्लेमिंग एक्सप्लेन करते हैं, if first finger indicates the direction of magnetic field, indicates the direction of magnetic field, this central finger indicates the direction of current. C for central, C for current. ठीक है, ये बात ध्यान कर लेना। ये 4 फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। Then this thumb will indicate the direction of the force acting on the conductor. So again I am repeating, according to Fleming's left hand rule, if 4 finger indicates in the direction of magnetic field, central finger indicate in the direction of current, then thumb will indicate, it will point, indicate कोई भी वर्ड आप कह सकते हैं, in the direction of the force acting on the conductor. आप इस फोर्स को F से याद करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड को M से याद करिए, ये C को करंट से याद करिए। कई बार हम ऐसे भी कहते हैं फादर मदर चाइल्ड। F for father, F for force, M for mother, M for magnetic field, C for children or child, and C for current. So this is a very simple rule according to which if this finger indicates the direction of magnetic field, it indicates the direction of current. Then ये बाद में लिखना है। कई बार बच्चे फोर्स को पहले लिख देते हैं। No, force is the result, result बाद में लिखना है। Then thumb will indicate in the direction of the force acting on the conductor. And this same rule is also known as the motor rule. इसी रूल को कौन से नाम से जानते हैं हम? मोटर रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रहेगी बात। अब हम फोर्स के बारे में पढ़ चुके कि फोर्स इस पर काम करेगा। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर पर काम करेगा, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड, किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके लिए हमारे पास 4 चीजें मेन रहेंगी। द फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर कंडक्टर में ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा फोर्स, कम करंट होगा तो कम फोर्स। नंबर 1। नंबर 2, फोर्स अप्लाइड
ऑन द कंडक्टर विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर भी सीधा सीधा डिपेंड करेगा। थर्ड, फोर्स विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और चौथी चीज होगी, ये फोर्स जो होगा दैट विल डिपेंड ऑन द थीटा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। एज इट इंक्रीजेस, थीटा मींस एंगल, कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। यह म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री मैक्सिमम एंगल। तो इस एंगल को जितना नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे आपके पास फोर्स की अमाउंट कम होती चली जाएगी। इन चारों फैक्टर्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड, करंट, लेंथ एंड अलोंग विथ साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। So with this formula we can calculate the amount of force acting on the conductor. कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इफ थीटा इज जीरो, थीटा अगर जीरो है, जीरो होने का मतलब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर पैरेलल हो जाते हैं, देन दिस विल बिकम जीरो। इसका मीनिंग ये होगा कि फोर्स बिकम्स जीरो। इसलिए अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट पैरेलल होंगे तो रिजल्ट आएगा जीरो, नो फोर्स विल एक्ट। लेकिन अगर आपके पास थीटा 90 डिग्री हो जाता है और 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। 1 मींस मैक्सिमम। सो इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस, F इज इक्वल टू B इंटू I इंटू L। साइन थीटा अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। So force is equal to the product of magnetic field, current and length. अब मैग्नेटिक फील्ड है आपका B, अगर इसको कैलकुलेट करें तो दैट इज F डिवाइडेड बाय I L, लाइक दिस। सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या बताई थी आप बच्चों को? टेस्ला। क्या बताई थी बेटा? टेस्ला। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन दे रहा हूं 1 टेस्ला की। Strength of magnetic field can be said as 1 Tesla. 1 Tesla हो सकती है। कब हो सकती है? If a conductor of 1 meter length in which 1 ampere current is flowing and it experiences a force of 1 Newton when they are mutually perpendicular to each other. Strength of the magnetic field can be 1 Tesla if a conductor of 1 meter length is placed in which current of 1 ampere is flowing and it experiences a force of 1 Newton when they are mutually perpendicular to each other. ये बात आपको ध्यान में करनी है, ये टेस्ला की एक डेफिनेशन है, 1 टेस्ला की। So this is all about today's video, जिसमें हमने बात की कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें मेन चीज, 2 चीजें उभर करके आई कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखेंगे, करंट पास करेंगे, तो कंडक्टर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए फ्लेमिंग्स लॉ को हम स्टडी कर सकते हैं, फॉलो करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, जिसमें ये बताया ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन है। उसके बाद मैंने आपको 4 फैक्टर्स बता दिए एनसीईआरटी में, इनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, इनको आप अच्छे से ध्यान करेंगे कि फोर्स करंट पर डिपेंड करेगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, फोर्स लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, एंड फोर्स एंगल, एंगल कौन सा? बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बात ध्यान कर लेंगे। एंड लास्टली आप बच्चों को मैंने एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला with the help of this concept. I finish this video. I hope आपको ये अच्छा लगेगा and try to understand the concepts carefully. One more topic is left and that topic is motor. Because this rule, जैसे मैंने अभी लिखा था, Fleming's left hand rule is also known as the motor rule. And motor आप सभी बच्चे जानते हैं, motors are the devices which help
इन रोटेटिंग सम पार्ट, वो किसी मशीन के पार्ट को रोटेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, और वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करती हैं। तो मोटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी।